हेलो एंड वेलकम टू प्रोटोन हब। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लैमिंगो क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को लाइन टू लाइन इन हिंदी। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द लास्ट लेसन। जी हाँ, लेसन 1 है लेकिन नेम है द लास्ट लेसन। इसको लिखा था अल्फोंसो डॉडेट ने। अल्फोंसो डॉडेट जो थे वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। जो लास्ट लेसन है ये फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम पे सेट किया गया था और एक्चुअली इसके अंदर जो फ्रांस था वो प्रशिया से हार गया था। प्रशिया का जो लीडर था वो था बिस्मार्क उस टाइम पे। एंड प्रशिया असल में कुछ नेशन से मिलके बना था जिसके अंदर जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया का आता था। इस स्टोरी के अंदर फ्रेंच की 2 डिस्ट्रिक्ट्स जिनका नेम था अल्साशे एंड लोरेन वो असल में प्रशियन हैंड्स में दे दिए गए और उसके बाद उनके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हुई जिसके बारे में इस चैप्टर में दिखाया गया है। ये चैप्टर फर्स्ट पर्सन स्टाइल में लिखा है और इसका जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन लीडर है वो है फ्रांस। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ है। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा है कि मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत ही देरी से चला था और बहुत ही फटाफट, इसलिए मैं चलते हुए बड़े डरते हुए जा रहा था क्योंकि पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन एम हैमल मेरे से पूछने वाले थे उस दिन और मुझे तो पार्टिसिपल्स के बारे में पहला अक्षर भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फिर वो कहता है कि कुछ पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भागकर स्कूल से चला जाता हूँ, बंक मार लेता हूँ और बाहर दिन बिताता हूँ। फिर वो डे का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि उस दिन कैसा था। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वो कहता है कि उस दिन जो दिन था बहुत ही सुहावना और बहुत ही ब्राइट था और जंगल के बाहरी छोर पर पक्षी वगैरह भी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द Prussian soldiers वर ड्रिलिंग। और उसके बाद वो कहता है कि जो पर्शियन सोल्जर्स वगैरह थे वो आरा मिल के पीछे, सॉ मिल मीन्स आरा आरा वो लकड़ी काटने की जो मिल होती है उसके पीछे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, परेड वगैरह कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. और ये सब उन पार्टिसिपल्स के रूल्स वगैरह को याद करने से तो कहीं ज़्यादा अधिक लुभावना, आकर्षक था, परंतु वो कहता है कि मुझ में इस सब के प्रति प्रतिरोध क्षमता थी और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। अब आगे देखिए वो क्या बोलता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. फिर वो कहता है कि जैसे ही मैं टाउन हॉल को क्रॉस करके गया तो आगे बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? फिर वो कहता है कि ये बुलेटिन बोर्ड जो था 2 सालों से हमें हर प्रकार की बैड न्यूज़ ही यहीं से आती थी हमारे पास, चाहे वो युद्ध में हारने की हो, चाहे वो कोई ड्राफ्ट हो या किसी कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स वगैरह हों। और फिर एक पल के लिए मैंने बिना रुके सोचा कि इस बार क्या माजरा है, इस बार क्या मामला है। ऐसा सब फ्रेंड्स कह रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले पैराग्राफ की ओर। यस। Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith, watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You'll get your school in plenty of time." फिर वो कहता है कि जब मैं तेज़ी से वहाँ से अपने स्कूल की ओर जाने लगा तो जो लोहार और जो उसके साथ उसके चेले वगैरह थे जो वहाँ समाचार पढ़ रहे थे वो मेरे आगे निकलने के बाद पीछे से मेरी ओर तेज़ी से बोले कि बब इतनी तेज़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें स्कूल के लिए काफ़ी समय है पड़ा है, तुम आराम से पहुँच जाओगे। जैसे हम कई बार कोई अपना दोस्त वगैरह आगे चला जाता है तो उसको पीछे से आवाज़ मारते हैं ना, वैसे उन्होंने ये उसको कहा। देखो बच्चों, इमेजिन करते जाना, पिक्चराइज करते जाना, पिक्चराइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर याद हो जाएगा, इसकी छोटी छोटी डिटेल्स भी आपको याद हो जाएंगी।
I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. तो फ्रांस कहता है कि मुझे लगा कि वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं फिर हाँफता हुआ एम हेमल के पीछे के बगीचे में जा पहुंचा. Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and the closing of desk lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. फिर वो कहता है कि जनरली जब स्कूल शुरू होते हैं, और हम सब भी जानते हैं जब हम स्कूल शुरू होते हैं तो वहाँ पे कितना ज़्यादा बसल होता है, कितना ज़्यादा साउंड वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा रश हो रहा होता है, बहुत ही बच्चों के शोर शराबे की आवाज़ होती है, दूर से ही जिसे सुना जा सकता है. कोई अपनी बेंचेस खिसका रहा होता है, कोई ड्रॉर्स खींच रहा होता है, तो ये सब चीज़ें. और छोटे बच्चों के जो लेसन्स होते हैं वो यूनिजन में रिपीट होते रहते हैं बहुत ही तेज़, कि हम लोग को अपने कानों में उंगलियां डालनी पड़ती हैं, हाथ रखने पड़ते हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर टीचर इज़ टीचिंग, कि हमारा टीचर क्या बोल रहा है वो हम ध्यान से समझ सकें. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और स्कूल जाते वक्त हमें कई अध्यापकों की जो वो रूलर्स या स्टिक आप मान लीजिए या स्केल मान लीजिए, जो वो टेबल पे बच्चों को शांत करने के लिए पटकते हैं, उनकी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. अब वो कहता है लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, आज एकदम शांति है. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. मैं तो ये सोच के आया था कि ये जो शोर शराबा होता है इसके थ्रू मैं बिना दिखे अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी आज के दिन तो हो ही नहीं रहा था. तो मैं किसी से नज़र बचा के पहुंचने वाला प्लान ही उसका फेल हो गया. किसका? फ्रेंड्स का. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. अब वो कह रहा है कि लेकिन इस दिन, आज के दिन तो क्या हो गया, संडे को जैसे एकदम शांति होती है, क्योंकि संडे को स्कूल में कोई नहीं होता तो एकदम सुन पड़ा रहता है, शांत पड़ा रहता है, ऐसी शांति छाई हुई थी. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस and M. Himmel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो वो खिड़की से देखता है कि जो उसके जितने भी क्लासमेट हैं सब ऑलरेडी अपनी जगहों पे जाके बैठ चुके हैं, और जो एम हेमल है वो बार बार इधर उधर स्केल को हाथ में लिए घूम रहा है. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. वो कहता है कि अब मुझे ही गेट खोल के और सबके सामने जाना पड़ेगा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. और तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि सबके सामने से अंदर जाके मुझे कितना शर्मिंदा फील हुआ होगा और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा. इस चीज़ को पिक्चराइज कर सकते हैं जब टीचर के सामने से जाना पड़ता है ना. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन हुआ क्या, कई बार जैसे आपने गलती कर देते और हमें कोई डांट नहीं पड़ती, हम डर तो रहे होते हैं बट कुछ भी नहीं होता. तो वैसे ही इसके साथ हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ. वो गया और वहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई डांट नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं. एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही सॉफ्टली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, कि लिटिल फ्रेंड्स अपने जगह पे जाके बैठो. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. हम तो तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने जा रहे थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सट डाउन एट माई डेस्क. मैं बेंच के ऊपर से कूद के तुरंत अपनी डेस्क पे बैठ गया. नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. अब वो कहता है कि मैं अपने डर से मुश्किल से ही उभरा ही होऊंगा कि मैंने देखा कि मेरा जो अध्यापक है, यानी कि जो एम हेमल है या मिस्टर हेमल कह लेते हैं हम, वो बहुत ही ब्यूटीफुल अपनी ग्रीन ड्रेस पहन के आए थे और झल्लीदार शर्ट थी. हिज फ्रिल्ड, लेट मी स्क्रॉल इट अप, फ्रिल्ड शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क cap all embroidered that never wore except on the inspection and prize days. तो वो अपनी बहुत ही फेमस ड्रेस पहन के आए थे जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया है. आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे. जो कि वो कब पहना करता था, या तो इंस्पेक्शन के टाइम पे पहनता था या प्राइज डेज पे पहनता था. जैसा स्कूल्स में जनरली होता है कि टीचर्स ब्लेजर्स या अपनी फेवरेट महंगी ड्रेसेस वगैरह मेन इवेंट्स पे पहन के आते हैं, ऐसे ही एम हेमल पहन के आए थे. ये उसने नोटिस किया. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. उसने कहा और इसके अलावा भी कुछ था कि पूरा का पूरा जो स्कूल था वो एकदम शांत, विचित्र और गंभीर लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves.
फिर वो कहता है लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा अधिक हैरान किया वो थी कि जो पीछे पड़ी रहने वाली बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी उस पर गाँव के लोग आके बैठे हुए थे जो हमारी तरह शांत थे. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, master and several others besides. वो कहता है कि हमारी तरह शांत है. एक तिकोना ये ट्रायंगुलर टोपी पहने हुए एक बूढ़ा ओल्ड हाउसर बैठा था, एक कोई रिटायर्ड अपने मेयर बैठे हुए थे वहाँ पे, और एक भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी वहाँ पे था, और भी कई अन्य लोग भी वहाँ पे थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई कैसा दिख रहा था, उदास लग रहा था काफ़ी. एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, और जो हॉजर था वो अपनी एक प्राइमर को लेके आया था साथ में जिसके किनारे मुड़े हुए थे. प्राइमर इज़ यू कैन से एक छोटी एक छोटी बुक होती है जो छोटे लेवल के बच्चों के लिए यूज़ होती है, जैसे कि हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जिसमें ABCD या 12 खड़ी वगैरह लिखी रहती है, उस तरीके की कोई लैंग्वेज बुक मान लीजिए आप. तो उसके किनारे मुड़े हुए थे. और आगे क्या हुआ, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसको उसने अपने घुटनों पर खोल रखा था और उन पेजेस के बीच में क्या रखा हुआ था, उस हाउजर के स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे वगैरह, चश्मा रखा हुआ था. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ क्लासरूम का सिनेरियो कैसा था. इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रांस जब एंटर हुआ क्लासरूम में तो वहाँ पे क्या माहौल था, उसने क्या स्ट्रेंज थिंग्स नोटिस करी. ओके, तो आपको इसे पिक्चराइज करते जाना है बच्चे. अगली लाइन पे चलते हैं हम अपने. सॉरी. While I was wondering about it all, और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, क्या हुआ, M. Himmel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो वो कहता है कि जब मैं ये सब चीज़ें सोच ही रहा था कि M. हिमल ने अपनी कुर्सी ली और उस पर बैठ गए और एकदम गंभीर स्वर और शांत स्वर में, जो उन्होंने जब मैं एंटर हुआ था तब यूज़ किया था, उसको यूज़ करते हुए बोले. क्या बोले कि मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को लास्ट लेसन देने जा रहा हूँ, और इसी कारण से इस लेसन का नाम भी लास्ट लेसन पड़ा है. क्यों है ये लास्ट लेसन, चलिए जानते हैं. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्साशे एंड लॉरेन. तो वो इंट्रोड्यूस करता है बच्चों को, सबको बताता है कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब अल्साशे एंड लॉरेन में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया अध्यापक है जर्मन पढ़ाने वाला वो कल आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का यानी फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम काफ़ी अटेंटिव रहो. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. ये लाइन थोड़ी सी थंडर क्लैप को समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब है चौंकाने वाली और अनपेक्षित. जब कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकते, जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो हम उसमें इस टाइप के फ्रेज यूज़ करते हैं. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. आप कोई नाटक याद कर सकते हो जिसमें एकदम वो बिजली कड़कती है कोई न्यूज़ सुन के, तो ऐसा कुछ उसके साथ हो गया, उसको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. तो वो कहता ओ हबागे लोग, तो ये था जो उस टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पे इन लोगों ने लगा हुआ था, इसीलिए वो लोग वहाँ पे सारे इकट्ठे होके उसको पढ़ रहे थे. वो जो बुलेटिन बोर्ड की बात स्टार्टिंग में आई थी. My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there, then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब वो क्या कह रहा है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच का लेसन रहेगा. अरे मुझे तो अभी ठीक से लिखना भी नहीं आया था, अब मैं आगे बिल्कुल ना पढूं, फिर मुझे यहीं रुकना होगा. ओ मुझे कितना दुख हो रहा था कि मैं पक्षियों के अंडे खोजने के लिए या सार पर फिसलने के लिए अपने लेसन्स को छोड़ के चला जाता था. और वो कहता है कि मैंने अभी तक बुक्स भी कुछ देर पहले ही जो देखी थी वो मुझे एकदम न्यूसेंस यानी बकवास लगती थी, भारी लगती थी, बोझ लगती थी.
मेरी ग्रामर और मेरी हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरे मित्र, पुराने मित्र लग रहे हैं जिन्हें छोड़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि सडनली ही ये सारी चीज़ें जो उसे प्रॉब्लम लगती थी वो सब उसे ऐसा लग रहा है कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा है उस बच्चे का। उसको लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया है। आई कुडंट गिव एंड एम हेमल टू। और फिर वो कहता है कि और जो एम हेमल है वो भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। फिर वो कहता है कि हेमल जी के बारे में भी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि अब मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। हालांकि इस पल में मैं उनके रूलर और उनकी जो स्ट्रेंजनेस थी, जो वो मुझे पीटते थे स्केल से, या जो भी स्ट्रिक्टनेस थी उनकी, वो सब वो बच्चा भूल गया था। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ही पिटी हो गई थी, काफ़ी दयनीय हो गई थी। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड। फिर वो कहता है कि ओ माय गॉड, ये जो लास्ट लेसन है, तभी आज ये इस तरीके से अपने संडे क्लोथ्स को पहन के यहाँ पे आए हैं। अब मुझे सारा कुछ समझ आ आ गया है कि क्यों। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेगा कि वो विलेज पीपल वगैरह क्यों आए हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, दैट वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे समझ आया कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के, वो सब यहाँ पे पीछे की बेंचेस पे आके क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा निराशा फील हो रही है, दुख हो रहा था कि वो भी स्कूल ज़्यादा क्यों नहीं आ पाए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये उन गांव वालों के लिए एक तरीका था जिसके द्वारा वो एम हेमल को धन्यवाद देने आए थे उनकी 40 साल की सेवा के लिए, जो उन्होंने टीचिंग वहाँ करवाई थी फ्रेंच लैंग्वेज, उस देश की रेस्पेक्ट के लिए जो अब वो उनका नहीं रहा था। यानी कि उस पर कब्जा हो चुका था पर्शिया का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, है ना, अल्साशिया एंड लॉरेन में। तो वो ये बात बता रहा है। और एक बच्चा इन सब चीज़ों को कितने डीपली स्टडी कर रहा है एट द लास्ट मोमेंट, ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। तो आपको यहाँ पे भी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना होगा कि यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगले स्टैंजा पे चलते हैं। अगर आप एक या दो बार भी ये वीडियो सुन या देख लेते हैं, बिलीव मी, आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको आंसर आ ही जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट रिपीट आफ्टर मी इन इंग्लिश वट एवर आई एम रिपीटिंग। हिंदी तो आपको मैं समझा ही दे रहा हूँ जैसी भी है, डोंट वरी। While I was thinking of all this, I heard my name called. और जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite. और अब मेरी बारी आ चुकी थी सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को सुनाने के योग्य बनने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर देने वाला था, और मैं उन्हें ऊंचे साफ स्वर में बिना किसी गलती के सुना सकता था। ये बात वो कह रहा है। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन वो कहता है कि मैं पहले ही शब्द पे अटक गया और वहीं कंफ्यूज होके खड़ा रह गया। होना भी था क्योंकि उसे पहला अक्षर ही नहीं आता था, उसने ऐसी बात कही थी। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और मेरी दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई कि मैंने अपनी बेंच को कस के पकड़ लिया और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर नज़रें उठा के देख सकूं। यानी कि मुझ में ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लास्ट डे है और लास्ट डे में उसे अपनी मदर टंग के बारे में ही कुछ भी नहीं आता है। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। वो कहता है कि एम हेमल कहते हैं उससे कि डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांस, तुम्हें ऑलरेडी बहुत बुरा फील हो चुका है। सी हाउ इट इज़, तुम्हें दिख रहा है कि अब ये कैसा है, देखो कि क्या बात हो चुकी है। एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। जब भी आपको कोई काम दिया था आप कहते हैं रहने दो, मेरे पास बहुत सारा समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखते हो कि तुम कहाँ पे आके अटक गए हो।
ऐसा वो उसको बता रहा है हेमल को। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्साशे। वो कहता है ये तो बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है अल्साशे के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और अब अल्साशे क्या करेगा, पढ़ने का काम कल पे टाल देगा। हाउ इज इट, सॉरी, हाँ, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। और अब जो वो लोग जो बाहर खड़े हैं उनके पास पूरा अधिकार है तुमसे कहने का, हाउ इज इट, ये कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन बनना चाहते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो वो कहता है कि तुम हालांकि फ्रेंचमैन फ्रांसीसी अपने आप को कहोगे, लेकिन तुम अपनी ही भाषा को ना बोल सकोगे और ना ही उसे लिख पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम ज़्यादा पुअर नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स, तुम ज़्यादा ख़राब नहीं हो, अभी तो तुमसे भी बुरे लोग हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्स विद। बहुत बातों के लिए तो हम सबको अपने आप को दोष देना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहता, क्योंकि लास्ट डे है और वो काफ़ी इमोशनल है जो एम हिमल है, और फ्रांस क्योंकि एक बच्चा ही है, तो वो उसकी गलती नहीं मानता है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी तो तुम इतने वर्स्ट नहीं हो, अभी तो बहुत सी चीज़ें जिसके लिए हम बड़े लोगों को खुद को दोष देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न। असल में क्यों कहा उसने ऐसा, वो कहता है कि तुम्हारे जो माँ बाप थे तुम्हारी पढ़ाई के लिए अधिक उत्सुक ही नहीं थे, इसलिए तुम्हें दोष देने की ज़रूरत ही नहीं है जब बड़ों को ही टेंशन नहीं है। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। ऐसा क्यों, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाई के बजाय कभी कभी फार्म पे या मिल्स पे भेज देते ताकि थोड़ा अधिक धन और कमाया जा सके। एंड आई, और मैं अगर अपनी बात करूं, यहाँ पे जो आई है वो एम हेमल की बात चल रही है अब यहाँ पे। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोष देना चाहिए या मेरा भी यहाँ पे दोष है। आई हैव नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तुम्हें पाठ पढ़ने के स्थान पर तुम्हें फूलों को पानी देने के लिए मैं भेजता था, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो मैं तुम लोगों की छुट्टी कर दिया करता था। ये वो अपनी गलतियां गिना रहा है, यहाँ पे 2 गलतियां उसने गिना दी हैं एम हेमल ने। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, let me scroll it up, most beautiful, yeah, most beautiful language in the world। फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हुए इधर से उधर जाने लग जाता है और कहता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो वो कहता है कि सबसे क्लियर और सबसे तर्क संगत लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज है और हमें इसकी रक्षा करनी होगी और हम कभी भी इसे ना भूलें, क्योंकि जब तक किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक उसकी या उस समाज के लोगों की अपनी भाषा को वहाँ के लोग पकड़े रहते हैं तब तक ऐसा माना जाता है कि उनके पास फ्रीडम की है, यानी कि उनके पास जो गुलाम हुए हैं, जो जेल में डाले गए हैं, उसकी चाबी है। ओके, उसके बाद या देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आर लेसन। फिर फ्रांस कहता है कि फिर उन्होंने ग्रामर का लेसन निकाला और हमें वो लेसन पढ़ के सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और फ्रांस कहता है कि मैं खुद कंफ्यूज था कि मुझे कितने अच्छे से ये सब कुछ समझ आ गया, जो नॉर्मली क्लास में जब वो जाता था जिसमें उसका इंटरेस्ट भी नहीं आता था, और आज एम हेमल का लेक्चर उससे क्लियरली समझ आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। वो कहता है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो एकदम आसान था, और मैंने सोचा कि इतना आसान कि शायद मैं ही उन्हें ढंग से केयरफुली नहीं सुनता था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और या फिर उन्होंने कभी भी इतने ज़्यादा पेशेंस के साथ हमें कोई भी चीज़ नहीं समझाई थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट as if the poor man wanted to give us all he knew before going away,
and to put it all into our heads at one stroke. तो जब वो ऐसा पढ़ा रहे थे तो देख के ऐसा लग रहा था कि ये बूढ़ा व्यक्ति सारा का सारा ज्ञान हमें एक ही बार में, एक ही झटके में हमारे दिमाग में बिठा देना चाहता है स्कूल के लास्ट डे में, लास्ट लेसन के दिन, ताकि जब वो जाए तो हम सब के दिमाग में ये लैंग्वेज अच्छे से बैठ जाए. After the grammar, we had a lesson in writing. फिर वो कहता है कि ग्रामर के बाद हम लोगों को लिखना सीखने का लेसन आया. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace. वो कहता है कि वो हमारे लिए एकदम न्यू नोटबुक्स लेकर आए जिन पर सुंदर गोल लिखावट में लिखा हुआ था फ्रांस अल्साशे, फ्रांस अल्साशे. तो they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. वो कहता है कि ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कि कागज़ के ऊपर पेन के रगड़कर, सॉरी मैं मिस कर गया, पेजेस वाली लाइन नहीं थी यहाँ पे थी, या लेट मी रीड इट वंस. दे लुक लाइक द लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर. उनको देख के ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे झंडे जैसे लगे हुए हैं हम सब के डेस्क के ऊपर किसी रॉड से. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और सच में वो जो नज़ारा था वो देखने लायक था कि सब इतने शांति के साथ बैठे हुए थे और एक अजीब सी शांति वहाँ पे फैली हुई थी. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. और जो साउंड वहाँ पे हो रहा था, क्योंकि हैंड राइटिंग का लेसन था, तो जो साउंड सुनाई दे रहा था वो सिर्फ पेजेस के ऊपर पेन्स के रगड़ने की आवाज़ का था. वंस सम बीटल्स फ्लू इन. हाँ, बीच बीच में कभी कभी कुछ बीटल्स उड़ के आ जाती थी, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम. लेकिन उन पे किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. इवन छोटे से छोटे वालों के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू. तो वो कह रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे भी थे वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे जिनको कोई मतलब ही नहीं होता किसी चीज़ से, जो मछली पकड़ने के हुक से ट्रेस करते थे कॉपी पर, वो भी इतने ज़्यादा जेंटली बैठे होते वहाँ पे कि जैसे वो भी फ्रेंच ही हों, जिनको ये पता तक नहीं कि वो हैं कौन, जिनको जो बना दिया जाए. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. तो अब वो कहता है कूड इज़ अ साउंड मेड बाय पिजन्स. अब वो कहता है कि रूफ के ऊपर पिजन्स बैठे हुए थे जो साउंड कर रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैंने खुद से एक सवाल किया, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. तो फ्रांस क्योंकि एक बच्चा है तो उसके मन में कोई भी सवाल आ सकता है. तो वो कह रहा है कि मेरे मन में एक सवाल आया जब उसने कबूतरों की गुटरगू सुनी. तो वो कहता है कि मेरे मन में सवाल आया कि क्या ये कबूतरों से भी जर्मन बुलवा लेंगे, जो जर्मन्स हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little room, school room. तो वो कहता है कि जब मैं लिखते लिखते बार बार कभी कभी ऊपर नज़र उठा के एम हेमल को देखता था तो वो एकदम मोशनलेस अपनी चेयर पे बैठे हुए थे. गेजिंग मीन्स ताड़ रहे थे, एकदम टकटकी लगाकर एक चीज़ को देखते थे फिर दूसरी चीज़ को, जैसे कि वो अपने माइंड में उन सब चीज़ों को बिठा लेना चाहते हों, क्योंकि वो लास्ट डे था उनका स्कूल में, कि स्कूल में लास्ट डे हर चीज़ कैसी दिख रही थी, इस चीज़ को वो अपने माइंड में बिठा लेना चाहते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से गौर से वो देख रहे थे. फैंसी. फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. अब वो कहता है, जो क्या बोलते हैं अपना फ्रांस कहता है कि ये थोड़ा सा अजीब सा था कि यार 40 साल से ये यहीं पे है और हर चीज़ ऐसी की ऐसी है, और उनकी जो गार्डन है वो भी विंडो के बाहर है, और जो क्लास में चीज़ें हैं वो सब कुछ उनके सामने है, वैसी की वैसी जैसी पहले थी. फिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसा उस बच्चे के दिमाग में आ रहा था. जस्ट लाइक दैट, बस यूं ही. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ. हाँ, 40 सालों में जो कुछ अंतर आया है वो क्या है कि जो डेस्क और बेंचेस क्योंकि नई थी उन वो थोड़ी सी और worn आउट हो गई हैं, स्मूथ हो गई हैं. घिस जाती हैं ना बेंचेस, पुरानी बेंचेस चिकनी हो जाती हैं. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. जो वॉलनट ट्रीज 40 ईयर्स में
ग्रो करके बड़ी हो गई हैं और टॉल हो गई हैं. एंड द होप पॉइंट दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. तो वो जो उन्होंने होप पॉइंट लगाई थी वो विंडो से होते हुए छत तक पहुंच गई है. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन. वो अब सोच रहा है कि कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, कैसे इनका दिल टूट गया होगा इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए. बेचारा आदमी, ऐसा फ्रांस कह रहा है. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव. अपनी बहन को ऊपर के कमरे में चलते हुए देखना. पैकिंग देयर ट्रंक्स. और वो क्या कर रही है, अपने सामान को पैक कर रही है, ट्रंक्स बक्से वगैरह को पैक कर रही है उसमें सामान. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. क्योंकि अगले ही दिन उन्हें ये देश छोड़ना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन अभी भी उनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने हर लेसन को अंत तक सुना. आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. हम लोगों ने हिस्ट्री का लेसन याद कर रहे थे. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू. और फिर जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने वो जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं उनको चैंट किया और उनको दोहराया. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. और पीछे जो ओल्ड हाउजर था उसने स्पेक्टिकल्स अपने पहने और जो प्राइमर वो बच्चों वाली पकड़ी हुई थी उसको लेके उन लेटर्स को उन बच्चों के पीछे दोहराया. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. और आप ये देख सकते थे कि जो हाउजर था वो भी रो रहा था. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. और जो उसकी वॉइस थी वो कांप रही थी इमोशन से. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. और वो कह रहा है कि वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मन कर रहा था कि हंस भी लें और रो भी लें, चीखें भी. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. फ्रांस कहता है कि कितना अच्छे से मुझे वो लास्ट लेसन अभी तक याद है, वो अंतिम लेसन, वो लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. और फिर एकदम से जो चर्च की क्लॉक थी उसमें उसने 12 बजाए, यानी कि उसमें 12 बज गए. देन द एंजलस. और उसके बाद वो घंटी बजी. एंजलस क्या होता है, घंटी. वो जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी क्लॉक्स के अंदर वो जो घंटी सी बजती है, पेंडुलम सा हिलता है. ओके. एंजलस असल में पूजा पाठ होता है. सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई यहाँ पे. एंजलस क्या होता है, जो धार्मिक पूजा पाठ वगैरह करते हैं अपने, उसको हम एंजलस कहते हैं. रोमन कैथोलिक डिवोशन इन ऑनर ऑफ एनंसिएशन एंड इनकारनेशन. ठीक है, यानी कि ईसाइयों की धार्मिक पूजा पाठ को हम एंजलस कहते हैं. सॉरी फॉर दैट मिस्टेक. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स साउंडेड अंडर आर विंडोज़. और उसी टाइम जब ये प्रेयर वगैरह ये कर रहे थे तभी उसी मोमेंट पे क्या हुआ, जो प्रशंस थे वो अपनी ड्रिल से लौट रहे थे तो उनके जो ट्रम्पेट्स वगैरह परेड के दौरान बजते हैं उनका साउंड उनके विंडो से उनके कानों तक पहुंच गया. एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. जो एम हेमल थे वो खड़े हो गए और उनका रंग काफ़ी उड़ा हुआ था, पीला सा पड़ चुका था और वो मुझे कभी इतने लंबे नहीं लगे, ऐसा फ्रांस कहता. माई फ्रेंड सेड ही. फिर एम हेमल कहते हैं मेरे मित्रों. आई बट समथिंग चोक्ड हिम. वो आई बोल के मैं कह के और फिर कुछ कारण से उनके गले में रुकावट आ जाती है. ही कुड नॉट गो ऑन. वो आगे नहीं बढ़ पाए, यानी कि वो आगे नहीं बोल पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. और फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े. टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट. और फिर अपनी सारी हिम्मत को एकजुट करके, सारी शक्ति को एकजुट करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड. उन्होंने लिखा वीवा ला फ्रांस. तो वीवे ला फ्रांस यानी कि इसका मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, या इसका कुछ ऐसा ही मतलब होता है. मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा. फ्रांस, हाँ, लॉन्ग लिव फ्रांस ही होता है. ठीक है, इट्स इन फ्रेंच लैंग्वेज. सो वीवे ला फ्रांस लिखा उन्होंने. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. और फिर वो उन्होंने लिखना छोड़ दिया और दीवार के सर लगा लिया, यानी कि वहीं पे खड़े खड़े. देन एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड. और फिर दीवार पे सर टेके टेके उन्होंने बिना कुछ बोले अपने हाथ के इशारे से कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो.
उन्होंने कहा कि यहीं पे लेसन ख़त्म होता है, क्लास ओवर होती है, अब आप लोग जा सकते हो। और इस तरीके से इस लेसन का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर ये लेसन आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और नेक्स्ट लेसन की एक्सप्लेनेशन भी जल्दी ही मैं डाल दूंगा। एंड सॉरी अगर कोई माइनर मिस्टेक्स हुई हो, क्योंकि इतना बड़ा लेसन कराते वक्त जनरली हो जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।